प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपके हिंदी की अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम करेंगे भाषा अभ्यास के पाठ 5 के अगले प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में आपको कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। बच्चों, बिंदु को हम हिंदी में अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। मैं आपको समझा देती हूँ। इसको समझने के लिए एक तो आपको वर्णमाला पूरी तरह से याद करनी होगी, स्वर भी और व्यंजन भी। ये जो व्यंजन होते हैं ना, जैसे क की पंक्ति है, इसे कवर्ग कहते हैं। च की पंक्ति को चवर्ग, ट की पंक्ति को टवर्ग, त की पंक्ति को तवर्ग और प की पंक्ति को पवर्ग। क के पंक्ति के अंत में कौन सा व्यंजन है? क, ख, ग, घ, ङ, अंग है ना। और च की पंक्ति में सबसे अंत वाला व्यंजन कौन सा है? च, छ, ज, झ, य। ठीक है। ट की पंक्ति में ण, त की पंक्ति में न और प की पंक्ति में म। तो बच्चों, ये जो 5 अंत वाले व्यंजन हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। अर्थात 5वां व्यंजन है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 5वें स्थान पर है। ठीक है। तो ये जो अंत वाले व्यंजन हैं, इनके स्थान पर हम बिंदु का या अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये बिंदु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है ग, और फिर ये जरूरी है देखना कि इनके बीच में जैसे गंगा लिखा है, तो इसका बिंदु तभी बनेगा, ये बिंदु के रूप में तभी प्रयोग किया जाएगा जब इसके आगे वाला व्यंजन जो है वो इसी की पंक्ति का हो। यहाँ पर ग है ना, तो अगला व्यंजन जो है वो इसी की पंक्ति का होना चाहिए। या क हो जाए, ख हो जाए, ग हो जाए या घ हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? गंगा। तो अब ङ के आगे देखिए क्या है? गा लगा है ना, इसी पंक्ति का है। तो अब क्या होगा कि ये जो ङ है इसका बिंदु बन जाएगा, और ये बिंदु कहाँ लग जाएगा? इसके पिछले वाले व्यंजन पर, आगे वाले पे नहीं। कहाँ लगेगा? पिछले वाले व्यंजन पर। ठीक है। तो इस तरह से अंग का क्या बन गया? बिंदु बन गया, और यहाँ ये ग के ऊपर लग गया और बन गया गंगा। वैसे ही दूसरी पंक्ति में देखो, च, छ, ज, झ, य। पंचम जो वर्ण है वो कौन सा है? पंचम वर्ण है अंग। तो जब ये यहाँ लगा, बीच में लगा, तो इसके आगे देखिए कौन सा व्यंजन है? इसी की पंक्ति का है ना। तो इसी की पंक्ति का व्यंजन जब इसके आगे आएगा तभी इसका बिंदु बन पाएगा, और ये बिंदु बनकर कहाँ चला जाएगा? पीछे वाले व्यंजन पर। तो क्या बन गया? कु पे बिंदु के रूप में ये लग गया और बन गया कुंज। तो बच्चों, इसी तरह आपने ये बाकी पंचम वर्ण देखने हैं कि ये कहाँ लग सकते हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए आपको वर्णमाला पूरी तरह से याद करनी होगी। तो आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको कहा गया है कि सही शब्दों पर सही जगह पर बिंदु लगाइए। पहला है ड का, तो कहाँ पे बिंदु लगेगा? ड पे, और बन जाएगा डंका। दूसरा है शा त, कहाँ पर बिंदु लगेगा? शा पे और बन गया शांत। और बिंदु लगाते हुए एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यंजन के आगे मात्रा भी लगी है तो बिंदु उसी मात्रा पे होना चाहिए, ना कि आप यहाँ के बजाय यहाँ लगाओगे। ठीक है। तो बन गया शांत। अब है क धे, तो कहाँ लगेगा? क पे, और बन गया कंधे। फिर अगला है प्रशंसा, तो कहाँ पर बिंदु लगेगा? श पे, श सा, बन गया प्रशंसा। फिर है द गल, तो कहाँ लगेगा? द पे, और बन गया दंगल। इसके बाद है तू रत,
तो कहां पर बिंदु लगेगा? तु र त, तुरंत, र पे तुरंत। ठीक है। अब आगे है बच्चों एक बात और, ये जो बिंदु है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसे बोलते हुए ध्वनि जो है वो कहां से निकलती है? नाक से। ये ध्यान रखना है कि बिंदु अर्थात अनुस्वार को बोलते हुए ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से, नासिका से। अब है नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह चंद्र बिंदु लगाइए। अब बिंदु को तो हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसे बोलते हुए ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से। अब आई चंद्र बिंदु की बारी, तो चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक। और इसे बोलते हुए ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से भी और मुख से भी। मुख से भी ध्वनि निकलेगी और नाक से भी ध्वनि निकलेगी, तो इसे कहा जाता है अनुनासिक। अब हम देखते हैं यहाँ इन अक्षरों पर कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा या अनुनासिक लगेगा। पहला अक्षर है माँ, तो माँ पे कहाँ लगेगा? यहाँ पे। और ध्यान रखना है कि जो मात्रा लगी है ना, इसी पे चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। दूसरा है पा व, तो कहाँ लगेगा? प पे जो, प के आगे जो आ की मात्रा लगी है उस पे, और बन गया पांव। अब है आ ए गे, तो चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा? आ ए पे, आएंगे। अगला है कहा, तो चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा? कहा। हा पे, हा के आगे जो आ की मात्रा है उस पे, और बन गया कहाँ। आगे है संभालते, तो कहाँ लगेगा चंद्र बिंदु? स पे, और बन गया संभालते, संभालते। आगे है आंगन, कहाँ लगेगा चंद्र बिंदु? आ पे, और बन गया आंगन। तो इस तरह आपने अनुस्वार और अनुनासिक अर्थात बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुहावरे कहते किसे हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो उस बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक साधारण तरीका और एक विशेष तरीका। जब हम किसी साधारण सी बात को किसी विशेष तरीके से कहते हैं तो उससे क्या होता है, बात कहने की जो एक सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। उस बात को सुनने और पढ़ने में औरों को मजा आता है। तो जब किसी साधारण बात को विशेष तरीके से कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला मुहावरा है होश उड़ जाना। होश उड़ जाना का अर्थ है डर जाना। अब यहाँ देखो, डर जाना एक साधारण सी बात है ना? लेकिन जब इसी साधारण सी बात को हम किसी विशेष तरीके से कहेंगे तो उसे पढ़ने में मजा भी आएगा। जैसे डर जाना के लिए कौन सा मुहावरा? होश उड़ जाना। ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। होश उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। अब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य मैंने भी बनाए हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। वाक्य मैंने जो बनाया है वो इस तरह से है, सांप को देखकर मेरे होश उड़ गए। अब मुहावरा है होश उड़ जाना, यहाँ पर क्या है? जाना। लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सांप को देखकर मेरे होश उड़ जाना, तो ये वाक्य तो गलत हो गया। जब हम मुहावरे से वाक्य बनाएंगे तो हम जो उसके अंत वाला अक्षर है उसे वाक्य के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होश उड़ जाना का हमने क्या लिख दिया? होश उड़ गए। सांप को देखकर मेरे होश उड़ गए। और बच्चों, जब आप मुहावरे का वाक्य बनाओगे और इसे वाक्य में प्रयोग करोगे तो मुहावरे को रेखांकित जरूर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। होश उड़ जाना का होश उड़ गए को मैंने रेखांकित किया है। अब दूसरा है
करारा जवाब देना। करारा जवाब देना, इसका अर्थ है मुंह तोड़ उत्तर देना। वाक्य बना है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जवाब देना का हमने वाक्य के अनुरूप क्या लिख दिया? जवाब देना की जगह जवाब दिया। तो जब मुहावरा हमने यहाँ पर प्रयोग किया तो हम इसे रेखांकित भी करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अगला है आंखें फटी रह जाना। आंखें फटी रह जाना का अर्थ होता है हैरान होना। और वाक्य मैंने बनाया है, ताजमहल की सुंदरता को देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। तो फटी रह जाना का क्या हो गया? फटी रह गई, अर्थात ताजमहल की सुंदरता को देखकर मैं हैरान हो गई। अब आप इनको मुहावरों को रेखांकित भी करते चलेंगे। अगला है नाम डुबोना। नाम डुबोना का अर्थ है नाम खराब करना, किसी की इज्जत को खराब कर देना। वाक्य बनाया है, उसने झूठ बोलकर अपने माता पिता का नाम डुबो दिया। तो नाम डुबोना का क्या हो गया? वाक्य में अपने माता पिता का नाम डुबो दिया। तो इस तरह से हम वाक्यों के अनुरूप ही, वाक्यों के अनुसार मुहावरे के अंत वाले अक्षरों को बदल सकते हैं। ठीक है, नाम डुबो दिया को भी रेखांकित कर लेंगे। अब आगे है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। आपको यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं और आपको नीचे जो वाक्य दिए हैं उनमें मुहावरों की जगह साधारण शब्दों का प्रयोग किया है। हमने उन साधारण शब्दों की जगह क्या लिखना है? मुहावरे। तो आइए देखते हैं। पहला है, धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया। ये साधारण सी बात है, हरा दिया। अब हरा दिया का मुहावरा क्या होगा? दांत खट्टे करना। अब हम इस वाक्य को दोबारा से लिखेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे? मुहावरा। धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के हरा दिया की जगह दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ क्या वाक्य बन गया? धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे कर दिए। हरा दिया की जगह कौन सा मुहावरा आ गया? दांत खट्टे कर दिए। और इसे आप रेखांकित कर लेंगे। दूसरा, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। तो भाग गया का मुहावरा कौन सा है? 9-2-11 होना। तो वाक्य क्या बनेगा? वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9-2-11 हो गया। भाग गया का क्या हो गया मुहावरा? 9-2-11 हो गया। इसे भी रेखांकित कर लेंगे। अगला है, तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। तो क्रोधित हुआ के लिए कौन सा मुहावरा है? आग बबूला होना। अब वाक्य क्या बनेगा? तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ की जगह क्या आ जाएगा? आग बबूला हो गया। ठीक है, आग बबूला होना। तो हमने यहाँ क्या लिखा? तालाब में पानी कम देखकर वह आग बबूला हो गया। तो इसे भी हम रेखांकित कर लेंगे। बच्चों, एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब मुहावरों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं ना, तो वाक्यों के अनुसार उसके अंत वाले जो अक्षर हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, अब आपका है प्रश्न नंबर 12, जो एक विज्ञापन है और इसे समझने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है। तो ये प्रश्न जो है ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। जितने भी प्रश्न मैंने आपको आज समझाए, प्रश्न नंबर 8, 9, 10 और प्रश्न नंबर 11, तो ये प्रश्न आपने अपनी भाषा अभ्यास में सुंदर सुंदर अक्षरों में, सुंदर लिखावट में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।